नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एसएससी जीडी 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए, आपके सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। अगर आप लगातार हमारे साथ क्लास में बने रहते हैं तो आपको ये सारे प्रश्न क्लास में ही याद हो जाएंगे, याद करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। और ये वाला जो प्रश्न है ये एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न प्रीवियस ईयर, और कह रहा है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो ये पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग यहाँ से आइडिया लगाएंगे कि यहाँ से जो है मतलब श्रीलंका से प्रश्न पूछा जाता है। अब श्रीलंका के बारे में जो प्रश्न एग्जामों में आए हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो श्रीलंका को क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले यही प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे पूर्व का मोती कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्रीलंका को क्या कहा जाता है। इसे पूर्व का मोती कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि श्रीलंका का अगर आपसे पूछ ले कि पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। क्या श्रीलंका का पुराना नाम हिस्ट्री में मिलता है सिलोन है। अगर आपसे पूछे कि श्रीलंका में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो श्रीलंका में सिंहली भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? सिंहली भाषा श्रीलंका में बोली जाती है। और तमिल भी कुछ बोला जाता है, तमिल भाषा भी यहाँ पे बोला जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि वहाँ पे जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे है, हिस्ट्री का मतलब जियोग्राफी का प्रश्न है, जाफना प्रायद्वीप के बारे में। तो जाफना प्रायद्वीप आपसे पूछ ले कि कहाँ पे है, तो ये भी आपके श्रीलंका में। जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे है? ये भी श्रीलंका में है। जाफना प्रायद्वीप एलिफेंटा दर्रा पूछे श्रीलंका में है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि यहाँ पे भारत और इंडिया और फिर श्रीलंका के बीच में कुछ या क्या बोलते हैं युद्ध अभ्यास होता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कुछ युद्ध अभ्यास होता है। जैसे आपसे पूछे कि मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच में, तो इंडिया और श्रीलंका। उसके बाद आपसे पूछ ले कि सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, तो ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास होता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फिर से एक बार देखेंगे, रिवीजन भी साथ में हम लोग करते चलते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, तो गृह युद्ध समाप्ति की बात करें तो 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ। श्रीलंका को क्या कहा जाता है, तो श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है श्रीलंका को? पूर्व का मोती। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। ठीक, श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है अगर आपसे पूछे, तो श्रीलंका में सिंहली भाषा और फिर तमिलनाडु बोली जाती है। जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके श्रीलंका देश में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी युद्ध अभ्यास होता है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास होता है। तो इतने ही आप लोग श्रीलंका से इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सैंडर्स की हत्या किसने की, तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने किया था सैंडर्स की हत्या। और भगत सिंह से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न में पूछे जाते हैं वो हम लोग बताते हैं। अगर आपसे पूछे कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, तो शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, तो शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था, इनका एक फेमस नारा है, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने ये नारा दिया था। उसके बाद यही एक प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि नौजवान सभा की स्थापना किसने की, नौजवान सभा की स्थापना किसने की, तो नौजवान सभा की स्थापना की बात करें तो ये भी किसने की, तो भगत सिंह ने किया था। तो ये सारी चीजें भगत सिंह से आप लोग याद रखेंगे। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। तो इतनी चीजें आप लोग भगत सिंह से याद रखेंगे। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे सैंडर्स की हत्या तो भगत सिंह ने की। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, तो शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को। भगत सिंह का फेमस नारा क्या है, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नौजवान सभा की स्थापना किसने की, तो नौजवान नामक सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। तो इतनी चीजें आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, और ये प्रश्न जो है एसएससी जीडी एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। जो हिस्सा नहीं है पूछा था, तो इसमें ऑप्शन सही था लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होता है ये बहिर्स्रावी होता है। ये लार ग्रंथि जो होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लार जो है बहिर्स्रावी, और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं यहाँ पे।
तो अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे जैसे ऑप्शन में ही था थाइमस था, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। उसके बाद पीनियल ग्लैंड्स ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। पीनियल पीनियल ग्रंथि ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। उसके बाद क्या था ऑप्शन में था एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि ये भी कैसी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो ये इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने का काम करता है। ये भी साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये ब्लड प्रेशर को, एड्रीनल ग्रंथि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, मानव शरीर की आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मानव शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी थायराइड ग्रंथि। थायराइड क्या होती है, मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि आपसे पूछ ले कि क्या होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। तो देख लेते हैं कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बहिर्स्रावी तंत्र, कौन सी तंत्र है, बहिर्स्रावी ग्रंथि है। अब देखते हैं कि थाइमस ग्रंथि ये अंतःस्रावी है, पीनियल ग्लैंड्स अंतःस्रावी है, एड्रीनल ग्रंथि ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और एड्रीनल ग्रंथि क्या काम करता है, तो ये रक्त नियंत्रण करने का, रक्तचाप नियंत्रण करने का काम करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपसे पूछ ले कि कौन सी है, तो थायराइड है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि और मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि ये पूछा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि यकृत होता है। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी यह ग्रंथि भी यकृत होता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों तक। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा और कह रहा है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसने, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की इन्होंने कब स्थापना की, तो ये भी पूछा जाता है 1939 में इन्होंने स्थापना की। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हम लोग देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस से पूछा जाता है कि कौन कौन से नारे इन्होंने दिए, तो दिल्ली चलो का नारा आपसे पूछ ले कि किसने दिया, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। उसके बाद आपसे पूछे कि जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। उसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगर आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस के चित्तरंजन दास गुरु थे। कौन, चित्तरंजन दास। आपसे पूछ ले किसके गुरु थे, तो चित्तरंजन दास ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है, तो इनका आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था, तो इनको नेताजी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगर आपसे पूछ ले कि किसने कहा था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि एडोल्फ हिटलर ने इन्हें नेताजी कह के सम्मानित किया था। किसने, एडोल्फ हिटलर। और एडोल्फ हिटलर कहाँ का तानाशाह था, ये जर्मनी का तानाशाह था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का नारा दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। उसके बाद इनका उपनाम क्या था, वो नेताजी इनका उपनाम था। क्या नाम था, नेताजी उपनाम इनका था। उसके बाद किसने दिया इनको नेताजी उपाधि, तो एडोल्फ हिटलर ने दिया। ये इतने प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आंसर आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, सबसे छोटा तटरेखा किस राज्य का है, तो सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य भी गोवा है। कौन सा, सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य भी गोवा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक तटरेखा किस राज्य की है, सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक
तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? किसकी मतलब कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे बड़ी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे बड़ी है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो ये है आपका सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या, भारत के सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो गया, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया, भारत का सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा हो गया, सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो गया, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो गया। अब सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम हो गया। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। किसे? लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। और कुछ महापुरुष हैं जिनकी उपनाम पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछे कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया, आपसे पूछे कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि यहीं पे सीमांत गांधी, कई बार एग्जामों में पूछा गया, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? वो प्रश्न यहाँ पे लिए जाते हैं, तो जो ज्यादा आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। वहीं आपसे ध्यान रखेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह अब्दाली को, भारत का शेक्सपियर कालिदास को। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो देखिए लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के संबोधित किया जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। उसके बाद भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार दिया? तो अगले पिछले वाला जो प्रश्न था, तो ये देखिए जो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, ये भी आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो जो हम एसएससी जीडी का है वो बताते चलेंगे, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है वो भी हम लोग बताते चलेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते चलेंगे। तो देखिए किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया, और ये भी आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो किस देश ने? तो यहाँ पे आंसर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो न्यूजीलैंड ने क्या किया? न्यूजीलैंड ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब अधिकार दिया, मतलब सब लोग मताधिकार यहाँ पे कर सकते हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों लोग। लेकिन यहाँ पे यही प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है कि मतलब सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार का अधिकार किसने दिया? सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार किसने दिया? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, न्यूजीलैंड सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार किसने दिया था? तो मताधिकार का मतलब यही कि मत करने का अधिकार तो किसने दिया था? न्यूजीलैंड ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम भारत में महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया था, तो अगर पूछेगा कि भारत में महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया था, तो 1926 में भारत में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया। अब मताधिकार के बारे में आपसे पूछेगा कि न्यूनतम आयु क्या होती है? मताधिकार की न्यूनतम आयु आप लोग बता दीजिए कि न्यूनतम आयु क्या होती है? तो मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है पहले 21 वर्ष थी। कितनी थी? पहले यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे 21 वर्ष थी, और अब इसको कर दिया गया है घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। ये किया गया है आपका 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 को हुआ था। कि कब? 1989 को हुआ था। अब इस समय शासन किसका था? तो राजीव गांधी के समय में ये किया गया था परिवर्तन। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार रिवीजन करेंगे, किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया? तो न्यूजीलैंड ने सबसे पहले सार्वभौमिक मताधिकार दिया, मतलब कि सभी लोग मताधिकार कर सकते हैं, महिलाएं पुरुष सभी लोग। तो देखिए महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले मताधिकार न्यूजीलैंड ने दिया, लेकिन भारत में पूछ ले तो महिलाओं को मताधिकार का अधिकार 1926 में दिया गया था।
उसके बाद मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहले 21 वर्ष था, कि मतलब 21 वर्ष के लोग ही मताधिकार कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर के, और अब क्या कर दिया गया, 18 वर्ष उसको घटा करके कर दिया गया। इसे किया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा और राजीव गांधी के समय में हुआ था। और ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। 1857 की क्रांति के पहले विद्रोही कौन थे? तो 1857 के जो पहले विद्रोही थे वो मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे जी थे। इन्होंने 1857 की क्रांति का आगाज किया था और इन्होंने अपना विद्रोह, आपसे पूछा जाएगा कि ये मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ पे किया था, तो ये बैरकपुर छावनी में विद्रोह किए थे। कहाँ पे? बैरकपुर छावनी में ये विद्रोह किए थे। बैरकपुर छावनी में ये विद्रोह किए थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इन्हें फांसी की सजा कब दी गई थी, तो सबसे पहले इन्हें फांसी की सजा भी दिया गया था, कि मतलब फांसी की सजा पाने वाले पहले विद्रोही कौन थे, तो 1857 की क्रांति में। तो इन्होंने फांसी की सजा कब सुनाई गई इन्हें, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई। 8 अप्रैल 1857 को इन्होंने, मंगल पांडे ने एक नारा दिया था। मंगल पांडे ने एक फेमस नारा दिया था, मारो फिरंगी को। कौन सा नारा दिया गया था? मारो फिरंगी को। तो नारा वगैरह हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामों में, क्योंकि ये सारे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति के पहले विद्रोही, आगे हम लोग 1857 की क्रांति में इस वीडियो में 3 प्रश्न लिए गए हैं, आप लोग पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति के पहले विद्रोही मंगल पांडे थे। लेकिन आपसे पूछे कि विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो ये विद्रोह 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? बैरकपुर छावनी से। फांसी की सजा किसे सुनाई गई थी, तो ये 8 अप्रैल 1857 की क्रांति में सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी 8 अप्रैल 1857 में। उसके बाद मारो फिरंगी को नारा किसने दिया, तो मारो फिरंगी को जो नारा है वो मंगल पांडे जी ने दिया था। उसके बाद मारो फिरंगी को। उसके बाद उड़ीसा की सबसे बड़ी अफवाही झील कौन सी है, और ये प्रश्न भी आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो उड़ीसा की जो सबसे बड़ी अफवाही झील है वो चिल्का झील है। कौन सी झील है? वो चिल्का झील है। अब चिल्का झील के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं, तो चिल्का झील के बारे में ये पूछा जाता है कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कैसी झील है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। ये कैसी झील है? एक लैगून झील है। कैसी झील का एग्जाम्पल है? एक लैगून झील है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और चिल्का झील ये भारत की पहली रामसर साइट घोषित की गई थी। भारत की, आपसे पूछे कि पहली रामसर साइट कौन सी है, तो वो चिल्का झील है, भारत की पहली रामसर साइट है। उसके बाद अब कुछ झीलों के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि भारत में और भी बहुत सी झील हैं, तो इसके बारे में भी पूछ सकता है कि आपसे पूछे कि लोनार झील कहाँ पे स्थित है, तो लोनार झील महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद सांबर झील आपसे पूछ ले कि कहाँ पे स्थित है, तो सांबर झील अभी आप लोग ध्यान रखेंगे ये राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान में सांबर झील स्थित है। और ये कैसे झील है? ये खारे पानी की झील है। उसके बाद आपसे पूछे कि वूलर झील कहाँ पे स्थित है, वूलर झील आपसे पूछ ले कि कहाँ पे स्थित है, तो वूलर झील ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, और ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। तो इतनी झीलों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से देखेंगे कि उड़ीसा की सबसे बड़ी अफवाही झील कौन सी है, तो चिल्का झील है उड़ीसा की सबसे बड़ी अफवाही झील। इसका विशेषता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और भारत की ये लैगून झील का एग्जाम्पल है। और भारत की पहली रामसर साइट कौन सी बनी है, तो चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट है। लोनार झील कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और सांबर झील कहाँ पे स्थित है? ये खारे पानी की झील है, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। वूलर झील कहाँ पे स्थित है? ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी वो सरोजिनी नायडू बनी थी। कौन? सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की पहली महिला जो राज्यपाल हैं वो सरोजिनी नायडू बनी थी। और राज्यपाल आप लोग जानते हैं कि प्रदेशों में होता है, यानी कि राज्यों में होता है, मतलब राज्यपाल। तो राज्यपाल राज्यों में होता है, तो ये किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला राज्यपाल हैं, और पूरे भारत की भी सबसे पहली महिला राज्यपाल हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे भारत की पहली सीएम आपसे पूछ ले, यहाँ पे भारत की अगर पहली सीएम कौन थी ये पूछ ले, तो भारत की पहली सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की सबसे
पहली महिला सीएम थी। और ये कहाँ, ये भी किस देश की किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी, तो भारत की पहली आईपीएस आपसे पूछ ले, भारत की पहली महिला आईपीएस, तो भारत की पहली महिला आईपीएस का क्या नाम था? किरण बेदी नाम था। क्या था? किरण बेदी नाम था। ये सभी एग्जामों में, कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ये पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी आपकी प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल यहाँ पे लिख लेंगे, ये थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो वो थी आपकी आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बनी थी। और भारत की पहली महिला सीएम कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी बनी थी, भारत की पहली महिला सीएम उत्तर प्रदेश की। और राष्ट्रीय महिला मतलब पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? वो मतलब प्रतिभा देवी पाटिल बनी थी। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। और पहली महिला आईपीएस कौन बनी थी? किरण बेदी बनी थी, पहली महिला आईपीएस। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लिए किसने लिखा? तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक ये सौरव गांगुली ने लिखा था। किसने? सौरव गांगुली ने इस पुस्तक को लिखा था। और सौरव गांगुली भारत की एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। कैसे क्रिकेटर थे? ये प्रसिद्ध भारत के क्रिकेटर थे, बहुत मैच जीता है इन्होंने। उसके बाद ये इनकी पुस्तक थी। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है क्रिकेटरों के बारे में वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्मृति मंधाना की बात करें। स्मृति मंधाना, और स्मृति मंधाना कौन थी? तो ये भी एक भारत की क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना के बारे में पूछा जाता है ये कहाँ की निवासी हैं? तो स्मृति मंधाना आप लोग ध्यान रखेंगे ये महाराष्ट्र की निवासी हैं। किस राज्य की निवासी हैं? तो महाराष्ट्र की। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न क्रिकेटरों से जो पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे कि थर्ड अंपायर का सबसे पहला शिकार कौन हुए थे? थर्ड अंपायर का सबसे पहले शिकार कौन हुए थे? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। थर्ड अंपायर का सबसे पहला शिकार जो हुआ था वो किसका हुआ था? वो हुआ था सचिन तेंदुलकर का। किसका? थर्ड अंपायर का सबसे पहले शिकार होने वाले जो क्रिकेटर हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर। थर्ड अंपायर क्या होता है कि क्रिकेट में तो दो अंपायर मौजूद होते हैं और फिर एक तीसरा अंपायर होता है जिसका डिसीजन फाइनल होता है। और सबसे पहले जो थर्ड अंपायर का शिकार होने वाले क्रिकेटर हैं वो सचिन तेंदुलकर जी हैं अपने। उसके बाद आपसे पूछे कि क्रिकेटर जगत में लिटिल मास्टर किस क्रिकेटर को कहा जाता है? लिटिल मास्टर किस क्रिकेटर को कहा जाता है क्रिकेट जगत में? तो सुनील गावस्कर को कहा जाता है लिटिल मास्टर। किसे? सुनील गावस्कर को कहा जाता है। इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखा था? ये सौरव गांगुली ने लिखा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये कौन है? सौरव गांगुली। अगर आप नहीं जानते हैं, चूंकि जानना चाहिए, तो ये सौरव गांगुली है। स्मृति मंधाना एक महिला क्रिकेटर है। ये निवासी कहाँ की है? महाराष्ट्र की रहने वाली है। बहुत अच्छी प्लेयर है और बहुत ही बढ़िया गेम खेलती हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलती हैं। उसके बाद थर्ड अंपायर का पहला शिकार होने वाले क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर थर्ड अंपायर का पहला शिकार होने वाले क्रिकेटर है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर की है। ठीक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? और ये प्रश्न जो है वो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। किसने? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब कब किए थे? 1897 में। और रामकृष्ण मिशन था इनका, इसका हेडक्वार्टर इन्होंने कहाँ पे बनाया था? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने इसका हेडक्वार्टर वेलूर मठ जो कि कोलकाता में पड़ता है, यहाँ पे इन्होंने इसका हेडक्वार्टर बनाया था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ये रामकृष्ण मिशन क्यों नाम पड़ा, तो विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो ये रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु का नाम था। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु का नाम था और विवेकानंद के ये गुरु का नाम था। और अगर आपसे पूछे कि रामकृष्ण परमहंस का इनका मूल नाम क्या था, तो ये इनका मूल नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से यहाँ पे बता दे रहे हैं कि इनका मूल नाम था गदाधर। क्या था इनका मूल नाम? गदाधर इनका मूल नाम था। उसके बाद
एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन भी आपसे पूछा जाएगा अगर कि किससे संबंधित है, तो वो भी विवेकानंद जी से संबंधित है। और 1883 में होता, कब? 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन। और ये पूछा जाता है ये कहाँ पे हुआ था, तो शिकागो अमेरिका में हुआ था। शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। और भारत की तरफ से भाग लेने गए, कौन गए थे, तो विवेकानंद जी भारत की तरफ से भाग लेने गए थे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया। कब? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और रामकृष्ण मिशन का इन्होंने हेडक्वार्टर बेलूर मठ में बनाया, कोलकाता में। और जो विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। उसके बाद इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम गदाधर था। विश्व धर्म सम्मेलन की बात करें तो 1893 में हुआ था, शिकागो अमेरिका में हुआ था। यहाँ पे जो विवेकानंद जी हैं वो नेतृत्व करने भारत का गए थे। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, कह रहा है कि हिंदू एंड मुस्लिम विशिष्टता को प्रतिनिधित्व करने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उसके बाद ये एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे। तो देखिए आपसे पूछे कि हिंदू एंड मुस्लिम विशिष्टता को प्रतिनिधित्व करने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ऐसा शास्त्रीय नृत्य जो हिंदू और मुस्लिम दोनों विशेषता को प्रतिनिधित्व करे, दोनों को दिखाए, तो कथक है। कथक, कौन? कथक। और कथक की बात करें, एक कथक होता है, एक कथकली होता है। तो कथक की बात करें, अगर आपसे पूछे कि कथक की बात करें तो इसका उद्गम पूछ ले अगर कि इसका उद्गम कहाँ पे हुआ था, किस घराने में हुआ था, तो ये जयपुर एंड लखनऊ घराने में यहाँ पे इसका ये बना था। कौन? जयपुर एंड लखनऊ घराने में इसका निर्माण हुआ कथक का, ये यहाँ से विकसित हुआ। उसके बाद आपसे पूछे कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपको ऑप्शन में या तो उत्तर भारत मिल जाएगा, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, या फिर आपको उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य मिलेगा। ठीक, कथक ये जो उत्तर भारत में पूरे प्रचलन में था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो राष्ट्रीय कथक संस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये लखनऊ में स्थित। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय कथक संस्थान। उसके बाद आपसे पूछे कि कथक के कलाकार कौन है, प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो कथक के प्रसिद्ध कलाकार शंभू महाराज हैं। उसके बाद बिरजू महाराज हैं कथक के प्रसिद्ध कलाकार। उसके बाद आपको लच्छू महाराज भी मिल जाएंगे, कथक के लच्छू महाराज। तो ये सभी जो कलाकार हैं ये कथक के फेमस कलाकार हैं। सबसे ज्यादा फेमस वो बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, जिनका भी निधन हो गया था। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न है, इसका रिवीजन करेंगे। हिंदू एंड मुस्लिम विशिष्टता को प्रतिनिधित्व करने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता को दोनों को प्रतिनिधित्व करने वाला कथक शास्त्रीय नृत्य है। उद्गम जयपुर और लखनऊ घराने से हुआ था। और बात करते हैं ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछ ले, तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। और कथक के कलाकार कुछ हैं, जैसे शंभू महाराज हो गए, बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, ये कथक के फेमस कलाकार हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय हैं। कौन? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। राजा राम मोहन राय को हम लोग शॉर्ट में RRR लिख लेंगे, राजा राम मोहन राय, क्योंकि और भी प्रश्न है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद कब किया ब्रह्म समाज की स्थापना, अगर आपसे पूछे कि कब किया, तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ किया, तो कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ। उसके बाद वहीं आपसे पूछे कि सती प्रथा के अंत में प्रयास किसने किया था, सती प्रथा का अंत इन्होंने सबसे सर्वाधिक प्रयास किसने किया, सती प्रथा का अंत में सर्वाधिक प्रयास किसने किया था, तो वो राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयास कब हुआ था, 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक, उसके बाद इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया, राजा की उपाधि ये भी पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दिया। किसने? अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दिया। उसके बाद वहीं आपसे पूछ ले कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, आत्मीय, एक मिनट थोड़ा इसका ब्राइटनेस कम कर ले लैपी का।
अगर आपसे पूछे कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, तो आत्मीय सभा की स्थापना भी आपके राजा राम मोहन राय ने किया। तो इतनी चीजें की थी राजा राम मोहन, मतलब इससे ज्यादा भी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए था वो सारा बता दिया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था? 1828 में, और कोलकाता में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। और सती प्रथा का अंत में सर्वाधिक प्रयास किसने किया, या फिर किसके प्रयासों से सती प्रथा अंत हुआ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1829 में इन्हें राजा की उपाधि, यहाँ पे देखिए राजा राम मोहन राय कहा जा रहा है, तो इन्हें अकबर सेकंड राजा की उपाधि दिया था। किसने? अकबर सेकंड ने। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। बेगम हजरत महल किस विद्रोह से संबंधित है? तो बेगम हजरत महल जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये 1857 की क्रांति का है और ये सिपाही विद्रोह से संबंधित है। कहाँ के? किस विद्रोह से? सिपाही विद्रोह। किससे संबंधित है? 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का बेगम हजरत महल के बारे में बताएंगे कि 1857 की क्रांति में इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया था। कहाँ का? लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ये बेगम हजरत महल है जो 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किया था। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो 1857 की क्रांति को हमने अभी बताया कि सर्वप्रथम अपना बलिदान किसने दिया था? तो सर्वप्रथम अपना बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था। कौन? मंगल पांडे ने। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे ने क्या किया? इन्हें फांसी दे दी गई। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्यों था 1857 की क्रांति? क्योंकि ये यहाँ पे चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता है। चर्बी युक्त कारतूस का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। बंदूकों में कारतूस होती है, तो ये चर्बी युक्त था, और ये चर्बी युक्त होने के साथ साथ ये गाय और सुअर की दोनों के चर्बी से बनाया गया था, तो इस वजह से यहाँ पे विद्रोह हुआ था। और इस समय पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। कौन? कैनिंग था, जो कि भारत का पहला अंतिम गवर्नर जनरल होता है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि बेगम हजरत महल किस विद्रोह से संबंधित है? तो बेगम हजरत महल 1857 की विद्रोह से संबंधित है, जिसे क्या कहा जाता है? सिपाही विद्रोह। तो इस वजह से इसका जवाब होगा सिपाही विद्रोह से संबंधित है। उसके बाद 1857 की क्रांति का इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो यहाँ पे लखनऊ का नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल। कहाँ? क्या? लखनऊ का नेतृत्व की थी। भारत का गवर्नर जनरल इस समय था कैनिंग, और 1857 की क्रांति में अपना सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे जी ने दिया था, और इनका नारा था मारो फिरंगी को। उसके बाद तत्कालीन कारण क्या था? तो कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन कारतूस, चर्बी वाले कारतूस यहाँ का मुख्य कारण था। जब कहते हैं ना कि जब बूंद बूंद करके जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन फूटता ही है, तो इसी तरह से बहुत कारण बन गए थे। थोड़ा थोड़ा करके अंग्रेजों का जो विद्रोह था, जो दबाव था, दुराचार था, वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ गया था भारत में। तो इसकी वजह से 1857 की क्रांति के जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा भारतीयों को। तो इस तरह से प्रमुख जब पूछेगा तो चर्बी युक्त कारतूस यही इसका सबसे प्रमुख कारण था, तो विद्रोह का। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि वो भी अपना ताकि वो भी अपना तैयारी एकदम मजबूती के साथ कर सकें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली यहाँ पे पहली भारतीय लिख लीजिए, भारतीय महिला कौन है? तो अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला या पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? संतोष यादव। संतोष यादव जी, यहाँ पे संतोष यादव एक महिला थी। ये
माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी थी? भारत की थी यादव जी, संतोष यादव। अगर आपसे पूछे कि केवल एक बार, अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, केवल एक बार भारतीय महिला आपसे पूछ ले कि कौन थी, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो यहाँ पे ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब विश्व की बात करेंगे, विश्व में कौन सबसे पहले चढ़ा, तो विश्व में अगर पुरुषों में बात करें, विश्व में कौन सा पुरुष, विश्व में पूछ ले कि पहला पुरुष किसने चढ़ा, पुरुष कौन था जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एडमंड हिलेरी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। कौन? एडमंड हिलेरी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। और विश्व में अगर आपसे पूछे कि पहली महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, विश्व में पहली महिला जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, उसका क्या नाम है? जुनको तबाई नाम है। कौन? जुनको तबाई नाम है। ठीक। और जुनको तबाई कहाँ की थी? ये जापान की रहने वाली है। कहाँ की? जापान की। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो संतोष यादव इनका नाम था। उसके बाद आपसे पूछे कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने केवल एक बार, अगर आपसे पूछे कि पहली बार चढ़ने वाली भारतीय महिला, तो उसका जवाब हो जाएगा बचेंद्री पाल। और विश्व में बात करेंगे, स्टेटस देख लेते हैं। तो पहला पुरुष अगर आपसे पूछे कि विश्व में, तो एडमंड हिलेरी। अगर विश्व में पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, उनका नाम क्या है? जुनको तबाई। और जो कि कहाँ की रहने वाली है? वो जापान की रहने वाली है। तो देख लेते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे क्या कहते हैं? नरेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेगा कहते हैं। ये पूछ रहा है कि ये अधिनियम कब आया था, ये अधिनियम भारत में कब आया था। तो अधिनियम केवल पूछ रहा है, तो आप लोग बताएंगे 2005 में, अधिनियम 2005 में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लागू कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2 फरवरी 2006 को। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि, अगर आपसे पूछे कि इसका नाम मनरेगा कब पड़ा, ये भी पूछा जाता है कि इसका नाम मनरेगा कब पड़ा, तो नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कब पड़ गया, तो ये पूछा जाता है। इसका नाम मनरेगा कब हुआ था, तो ये हुआ था जबकि 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया था। और नरेगा के तहत भारत में कितने लोगों को, मतलब कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, नरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, तो ये न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। ठीक। उसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है कि नरेगा से, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न इस समय पूछा जा रहा है, वो पूछा ये जा रहा है कि इसका संचालन कौन करता है। मतलब नरेगा का संचालन राज्य सरकार, जिला परिषद स्तर पे कौन करता है, या फिर, तो देखिए इसका जो संचालन है वो ग्राम पंचायत करती है। नरेगा का जो संचालन है वो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। नरेगा का संचालन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का पारित हुआ, तो ये 2005 में हुआ था। तो रोजगार की बात करें तो ये 100 दिनों का रोजगार देता है। लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो पारित होने की बात है 2005 में हुआ। अगर लागू पूछे कब हुआ, तो 2 फरवरी 2006 में ये लागू हुआ। और इसका नाम बदल करके मनरेगा कब कर दिया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था। और ये संचालन कौन करता है? तो ग्राम पंचायत के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि की बात करें, तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है, आंसर आप लोग यहाँ लिख दीजिए, या विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट, जो महापुरुष हैं उनकी मृत्यु हुई, और ये इनकी समाधि भी पूछा जाता है। विजय घाट कहाँ पे स्थित है, तो ये पूछ लेगा, तो ये दिल्ली में स्थित है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि इनकी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। कहाँ पे? ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। महापुरुषों की समाधियों के बारे में पूछा जाता है एग्जामों में, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि रानी लक्ष्मीबाई जो कि कहाँ की रानी थी, झांसी की, तो इनकी समाधि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ग्वालियर में स्थित है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पे स्थित है, महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वो राजघाट है। क्या है? राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। उसके बाद आपसे पूछे कि शांति वन किसका समाधि स्थल है? शांति वन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। कौन किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल शांति वन है। उसके बाद शक्ति स्थल क्या बोलते हैं? शक्ति स्थल किसकी समाधि है? तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया यानी कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल। किसका?
इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ पे है, तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट स्थित कहाँ पे है, दिल्ली में। और मृत्यु लाल बहादुर शास्त्री की कहाँ पे हुई थी, ताशकंद में हुई थी। शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी। शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी की समाधि स्थल विजय राजघाट है। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है, ग्वालियर में। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा की जो भारत आने की डेट है 17 मई 1498 मिलता है। 17 मई 1498 ये सर्वमान है। और अगर आपसे पूछे कि वास्को डी गामा भारत कैसे आया था, तो मोटरसाइकिल से आया था, ये नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि समुद्री मार्ग से आया था कि स्थलीय मार्ग से। तो ये समुद्री मार्ग से आया था। ठीक, ये कैसे आया था, समुद्री मार्ग से। और किस अंतरीप से होकर आता है, तो उत्तमाशा अंतरीप से होकर आता है। तो ये भी पूछा जाता है उत्तमाशा अंतरीप कहाँ पे स्थित है, तो वो स्थित है आपका अंतरीप जो है ये अफ्रीका में स्थित है। उत्तमाशा अंतरीप अगर आपसे पूछ ही ले रहे तो ये कहाँ पे स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पे स्थित है। और वास्को डी गामा भारत आया और भारत में कहाँ पे उतरा, तो भारत में ये कालीकट बंदरगाह पे उतरा। कहाँ पे, कालीकट बंदरगाह पे उतरा। कालीकट बंदरगाह पे भारत आके उतरा। उसके बाद ये निवासी कहाँ का था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का, पुर्तगाल का निवासी था। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद भारत आया वास्को डी गामा, इसका स्वागत पूछा जाता है एग्जाम में, वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया। तो यहाँ पे एक राजा थे, कौन थे, राजा जमोरिन। राजा जमोरिन ने इनका जम करके स्वागत किया। जमोरिन जम करके स्वागत करते हैं वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा भारत कब आया, 17 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। उसके बाद कैसे भारत आया था वास्को डी गामा, समुद्री मार्ग से होके आया था। उत्तमाशा अंतरीप के रास्ते दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है उतरा उत्तमाशा अंतरीप। और ये भारत आके उतरा कालीकट बंदरगाह पे। उसके बाद निवासी ये कहाँ का था, पुर्तगाल का था। और स्वागत इसका किसने किया, भारत आने के बाद वास्को डी गामा का स्वागत राजा जमोरिन ने किया। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए आपकी जो एसएससी जीडी एग्जाम है ना, एसएससी जीडी एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। यहाँ से जीएस से एक प्रश्न इसमें जरूर पूछा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये भी आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली महिला, ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो एक बार आगे बढ़ के फिर से देख लेते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक ये कपिल देव है। कपिल देव भी एक क्रिकेटर हैं, आप लोग जानते हैं। तो क्यों फेमस है ये, क्योंकि 1983 में जो क्रिकेट विश्व कप था वो भारत जीता था। क्रिकेट विश्व कप ये कौन जीता था, इसके विजेता कौन थे, इसके विजेता थे भारत। और यहाँ पे थे ये कप्तान, भारत मतलब विजेता थे। और ये जो थे कपिल देव इसके कप्तान थे। ये पूछा जाता है कि मतलब भारत पहली बार विश्व कप कब जीता, 1883 में जीता। अरे ये इसका पहला विश्व कप था। ठीक, भारत का पहला विश्व कप था। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इन्होंने किसको हरा कर जीता था, ये भी पूछा जाता है कि भारत में पहले विश्व कप में किसे हराया, तो ये वेस्ट इंडीज वालों को हराए थे। किसको, वेस्ट इंडीज वाले को, वेस्ट इंडीज को हराया था। और फिर भारत अपना दूसरा विश्व कप कब जीता, दूसरा वाला विश्व कप आपसे पूछ ले कब जीता, तो ये 2011 में जीता था। और इसमें कप्तान आपसे पूछ ले कि कौन थे, तो एमएस धोनी इसमें कप्तान थे। कौन, एमएस महेंद्र सिंह धोनी इसमें कप्तान थे। अगर आपसे पूछे कि इसमें भारत किसे हराया था, तो इसमें श्रीलंका को हराया था। किसे, श्रीलंका को हराया था। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। 2011 में हुआ था। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। कप्तान थे ये किसके, 1883 के क्रिकेट विश्व कप का ये कप्तान थे। और इसमें विजेता हुआ था भारत 1883 वाले में। और पहली बार जो विश्व कप है वो भारत जीता था 1883 में। और हराया किसी था, वेस्ट इंडीज को। अगला प्रश्न है कि सेकंड जो विश्व कप है वो 2011 में हुआ था। इसमें भारत श्रीलंका को हरा करके कप्तान बने थे एमएस धोनी। महाभारत के रचयिता कौन है,
तो महाभारत के रचयिता आप लोग याद रखेंगे महर्षि वेद व्यास है। कौन? महर्षि वेद वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, तो महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो जो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है इसका नाम है रज्मनामा। रज्मनामा इसका महाभारत का फारसी अनुवाद है। उसके बाद महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? तो ये अकबर के काल में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि किसने किया महाभारत का फारसी अनुवाद, किसने किया, तो ये आपके बदायूनी ने किया। बदायूनी आपसे पूछ ले कि किसने किया, बदायूनी के ने 3 लोगों ने मिलकर किया। जो ऑप्शन में रहेगा वो आप लोग लगाएंगे, बदायूनी ज्यादा ऑप्शन में मिलता है। महाभारत का अगर आपसे पूछ ले कि अन्य नाम क्या है, महाभारत का अन्य नाम क्या था, तो जय संगीता महाभारत का अन्य नाम था। कौन? जय संगीता महाभारत का अन्य नाम। ये आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए कि किसने किया था महाभारत का फारसी अनुवाद, ये आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए। और महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संगीता है। और ये महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो रामायण विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। इनका फारसी में अनुवाद रज्मनामा कहलाता है। किसके काल में हुआ? तो ये पूछा जाता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसके शासन काल में हुआ, तो अकबर ने करवाया था, अकबर के काल में हुआ था। किसने किया? तो बदायूनी, फैजी, कुछ भी मिल सकता है। अन्य नाम क्या है? जय संगीता है। और विश्व का सबसे बड़ा ये महाकाव्य है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सा शामिल है? तो इसका जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसमें 3 स्तर बनाए गए। किसका? 3 स्तर। एक तो हो गया आपका जिला स्तर। कौन सा? जिला स्तर, जिसे क्या कहते हैं? जिला परिषद कहते हैं। एक जिला स्तर को जिला परिषद कहते हैं। एक हो गया आपका ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर पे क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं। ब्लॉक स्तर को क्या कहते हैं? इसे पंचायत समिति कहते हैं। और एक है आपका ग्राम स्तर, जिसे क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत कहते हैं। इसकी तीन लेयर है, इसे ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसके बारे में बात करेंगे। त्रिस्तरीय व्यवस्था जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक, इसके बारे में बात करें तो ये बात करें, अगर आपसे पूछे पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद नंबर 40 में है। अगर आपसे पूछे कि इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, तो इसे जोड़ा गया था आपके 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। उसके बाद इसे किस सूची में रखा गया था, ये भी आप लोग बताएंगे। तो इसे आपके 11वीं अनुसूची में रखा गया था। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है, तो इसे ये 11वीं अनुसूची में है। और इसे कार्य करने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू कहाँ पे हुआ था, तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू 1959 में हुआ था। और ये कहाँ से हुआ था, तो ये नागौर में हुआ था। कहाँ पे? नागौर राजस्थान से सबसे पहले ये लागू हुआ था। तो एक बार इसका रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है, तो कौन शामिल है, तो 3 चीजें, जैसे जिला स्तर पे जिला परिषद, ग्राम स्तर पे ग्राम समिति, पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, कई बार लाखों करोड़ों बार एग्जाम में पूछा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती समिति को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। उसके बाद पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ? 1959 में नागौर राजस्थान में लागू हुआ। हवा महल कहाँ पे स्थित है? और ये जो प्रश्न है ये एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। हवा महल कहाँ पे स्थित है, ये आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? हवा महल जयपुर में स्थित है। पिंक सिटी किसे कहते हैं? भारत में पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो पिंक सिटी भी जयपुर को कहते हैं। किसे? पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं।
अगर आपसे पूछे कि भारत का पेरिस किस शहर को कहते हैं, भारत का पेरिस किस शहर को कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं। भारत का पेरिस किसे, जयपुर को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की राजधानी बताइए, तो राजस्थान की अगर आपसे पूछ ले कैपिटल क्या है, तो वो भी आपकी जयपुर हो जाएगी। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। भारत का सबसे बड़ा सिनेमा घर कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा सिनेमा घर, तो भारत का जो सबसे बड़ा सिनेमा घर है वो राज मंदिर है। और राज मंदिर कहाँ पे स्थित है, वो राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा सिनेमा घर राज मंदिर, और ये कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि जयपुर की स्थापना किसने किया, जयपुर की स्थापना किसने किया, तो जयपुर की जो स्थापना है वो राजा जयसिंह ने किया। सवई राजा जयसिंह ने किया था, जयपुर की स्थापना अपने नाम पे ही किए थे। ठीक, तो तीन चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। हवा महल जयपुर में स्थित है, हवा महल जयपुर में स्थित है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस भी किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। सबसे बड़ा सिनेमा घर कौन सा है, राज मंदिर है राजस्थान में। और जयपुर की स्थापना किसने किया था, भारत का जो सबसे बड़ा सिनेमा घर है वो राज मंदिर है राजस्थान में, और जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह ने किया था। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, अभी हमने बताया कि गुजरात का तटरेखा सबसे लंबी है, और ये जो प्रश्न है वो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब गुजरात के बारे में अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी समुद्री तटरेखा कौन सी है, सबसे छोटी तटरेखा समुद्री तटरेखा सबसे छोटी किसका है, तो वो है आपका गोवा का, गोवा का सबसे छोटा है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा तटरेखा किसका है, विश्व में बड़ा तटरेखा किसका है, तो कनाडा का सबसे बड़ा तटरेखा है विश्व का। विश्व में सबसे बड़ा तटरेखा किस राज्य का है, तो किस देश का है, तो कनाडा का है। इतनी चीजें यहाँ से हो गई। और आपसे पूछे कि भारत में कितनी तटरेखा वाले राज्य हैं, भारत के तटरेखा वाले राज्य कितने हैं, तो भारत में कुल 9 तटरेखा वाले राज्य हैं। कितने, 9। कौन कौन से राज्य हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। गुजरात तटरेखा वाला राज्य भारत का है, उसके बाद महाराष्ट्र है वो तटरेखा वाला राज्य है भारत का, उसके बाद गोवा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गोवा के साथ साथ का कर्नाटक हो गया, ये इसके पास तटरेखा है, कर्नाटक के पास। कर्नाटक के बाद केरल हो गया, उसके बाद तमिलनाडु हो गया तटरेखा वाला राज्य, तमिलनाडु। उसके बाद फिर आपका आंध्र प्रदेश तटरेखा वाला राज्य, कौन सा, आंध्र प्रदेश तटरेखा वाला राज्य है। उसके बाद उड़ीसा हो गया, इसके पास तटरेखा है अपना। उसके बाद आपका कौन सा हो गया, उड़ीसा के बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल। इस तरह से 9 राज्यों के पास तटरेखा है। कहाँ का, 9 राज्यों के पास तटरेखा वाला राज्य है। रिवीजन करेंगे, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात की। सबसे छोटी तटरेखा गोवा की। और विश्व में सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, तो विश्व में सबसे बड़ी तटरेखा वाला देश कनाडा है। और भारत में ऐसे 9 राज्य हैं जिनके पास तटरेखा है। कौन कौन सा, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा उड़ीसा, सातवां पश्चिम बंगाल, 8वां जो है तमिलनाडु, 9वां आंध्र प्रदेश। इस तरह से 9 राज्यों के पास तटरेखा है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, और अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो आपके चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्हें विष्णुगुप्त कौटिल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें कौटिल्य भी इन्हें ही कहा जाता है। और उसके बाद अब बात करते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में। तो ये सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि ये किस विषय से संबंधित था, तो ये राजनीति से संबंधित था। किसे, राजनीति से संबंधित था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसे, राजनीति से संबंधित था। अर्थशास्त्र की भाषा अगर आपसे पूछ ले कि इसकी भाषा क्या थी, तो अर्थशास्त्र पूरी की पूरी संस्कृत भाषा में लिखा गया था। उसके बाद वो यहाँ के चाणक्य के बारे में पूछ लें तो चाणक्य आपसे पूछेगा किसके गुरु थे, या फिर प्रधानमंत्री या फिर महामंत्री। महामंत्री या फिर प्रधानमंत्री दोनों एक ही होते हैं। किसके प्रधानमंत्री थे, ठीक। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के, किसके,
चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इतनी चीजें यहाँ से रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य ने लिखी। संबंधित किससे था, ये राजनीति से संबंधित था। भाषा क्या है इसकी, संस्कृत। गुरु और महामंत्री चाणक्य किसके थे, तो चाणक्य और फिर विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, ये फिर आपके ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और महामंत्री पद पे इनके दरबार में रहते थे। किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई, तो नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। वाटरलू के युद्ध में ये पराजित हुआ। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुआ, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि नेपोलियन कौन था, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि नेपोलियन कौन था, तो ये था नेपोलियन जो है वो फ्रांसीसी क्रांतिकारी था। क्या था, फ्रांसीसी क्रांतिकारी था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये फ्रांसीसी क्रांतिकारी था। और अब यहाँ पे नेपोलियन यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ पे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। नेपोलियन, तो नेपोलियन के बारे में कुछ चीजें, जैसे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये पूछा जाता है कि कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है। तो जो कोर्सिका द्वीप है यहाँ पे नेपोलियन का जन्म हुआ था। और ये भी पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1769 में। 1869 में गांधी जी का, 1769 में नेपोलियन का जन्म हुआ था। कोर्सिका द्वीप आप लोग ध्यान रखेंगे, ये किससे संबंधित है, ये है आपका नेपोलियन से संबंधित है। यहाँ पे नेपोलियन का जन्म हुआ था। उसके बाद नेपोलियन को कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, कि अन्य नाम क्या है नेपोलियन का, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसे मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। उसके बाद इसे लिटिल कार्पोलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे लिटिल कार्पोरल भी कहा जाता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का जो नेपोलियन है इस समुद्रगुप्त को कह के संबोधित करते हैं। किसे, समुद्रगुप्त को कह के संबोधित करते हैं। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से, किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई, तो वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई। किस युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजित हुई। उसके बाद नेपोलियन कौन था, तो ये फ्रांसीसी क्रांतिकारी था, बहुत ही ज्यादा महान था। इन्होंने ये अपने लाइफ में 60 युद्ध लड़ा था, जिसमें से केवल 7 युद्ध क्या हुआ था, ये हारा था। ठीक, और बहुत ही ज्यादा ये पावरफुल था। नेपोलियन की बात करें, इसका जन्म कोर्सिका द्वीप पे हुआ था 1769 में। समय बदलता है, कुछ समय के बाद ये क्या बन गया था, वहां का फ्रांस का सम्राट बन गया था। नेपोलियन के अन्य नाम, इसे मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, इसे लिटिल कार्पोरल भी कहा जाता है। लिटिल कार्पोरल भी इसे कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत का नेपोलियन भी कह के संबोधित किया जाता है समुद्रगुप्त को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, तो जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है ये 8 मई को मनाते हैं। कब, 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। और अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं, ये 1 मई को दिन मनाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय महिला मतलब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आपसे पूछ ले, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 8 मार्च के दिन मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी के दिन मनाते हैं। कब, 13 फरवरी के दिन। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई के दिन मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो सभी को खून दे दें, तो वो होता है ओ निगेटिव। इसे यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। और सर्वग्राही किसे कहा जाता है, इसे यूनिवर्सल डोनर या फिर सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता कहा जाता है। सर्वग्राही आपसे पूछ ले किसे कहा जाता है, सर्वग्राही, या फिर इसे कहा जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर। इसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर भी कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे।
अब बात करते हैं तो सर्वग्राही किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है AB+ वाले को। AB+ सभी से खून ले सकता है, इसी वजह से सर्वग्राही कहा जाता है। अब बात करते हैं रक्त समूह की खोज किसने किया था। कई बार हमने बताया कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगर आपसे पूछे कि रक्त का pH कितना होता है, रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4 एग्जाम में पूछा जाता है, होता है। अगर आपसे पूछे कि रक्तदान दिवस कब मनाते हैं, रक्तदान दिवस कब मनाते हैं, तो ये 14 जून के दिन रक्तदान दिवस मनाते हैं, ठीक, ब्लड डोनेशन डे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, O- को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर जिसे कहते हैं, ये AB+ को माना जाता है। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया। रक्त का pH कितना होता है, 7.4 होता है। रक्तदान दिवस कब मनाते हैं, 14 जून को मनाते हैं। रक्त का माप किससे करते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब का माप करते हैं। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो दिल्ली भारत की राजधानी जो है 1912 में बनी थी, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ये कई बार एग्जाम में पूछा प्रश्न है। और दिल्ली भारत की जो राजधानी है वो घोषणा आपसे पूछ लिया, अगर घोषणा पूछा भी गया है, घोषणा कब हुआ था, तो ये 1911 में हुआ था घोषणा। लेकिन आपसे पूछी कि भारत की राजधानी बनी कब थी, तो यहाँ पे देखिए जैसे पूछा कब बनी थी, तो ये 1912 में बनी थी, ठीक। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, 1912 में बनी थी। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछ ले कि दिल्ली को, यहां पे लिख लेते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था, तो दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा है, और प्लस यहाँ पे दिल्ली में एक और चीजें की गई थी। यहाँ पे विधानसभा और प्लस विधान परिषद की भी स्थापना की गई थी, विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये पूछा जाता है कि ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये दोनों जो है 69वें संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा भी दिया गया, और दिल्ली में क्या किया गया, यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था की गई, ठीक। तो इसका रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, और घोषणा कब हुआ था, 1911 में। रक्त का माप स्फिग्नोमैनोमीटर से किया जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है 69वां संविधान संशोधन 1991 में। लेकिन आपसे पूछे कि दिल्ली में विधानसभा कब बनाई, किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाई गई, या फिर विधान परिषद, दोनों किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाई गई, तो 69वां संविधान संशोधन 1992। ये किससे संबंधित, 1991, तो ये दिल्ली से संबंधित है। आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, 69वां संविधान संशोधन 1991 ये दिल्ली से संबंधित है, ठीक। बात करते हैं योजना आयोग का गठन कब हुआ था, और ये आपके SSC GD एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1950 में हुई थी। और योजना आयोग के बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो अगर आपसे पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के अध्यक्ष, तो इसके जो अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। जो उस समय का प्रधानमंत्री होगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग ये कैसा निकाय है, तो कैसा निकाय की बात करें, कैसा निकाय, तो एक होता है गैर संवैधानिक निकाय और एक होता है संवैधानिक निकाय। तो गैर संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं, जिसका जिक्र संविधान में नहीं है, उसे गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं, ठीक, गैर संवैधानिक निकाय। और जिसका जिक्र संविधान में उसको संवैधानिक निकाय कहते हैं। अब बात करते हैं मतलब योजना आयोग के इसी तरह से पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो पहले अध्यक्ष योजना आयोग की 1950 में स्थापना हुई थी, तो उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे, क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासन था, तो इस समय इसके जो अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या यहाँ पे हो जाता है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष जब पूछता है कि कौन बने थे, तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे, गुलजारी लाल
नंदा थे। तो यहाँ से इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में योजना आयोग की गठन हुआ था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की कैसा निकाय है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय उसे कहते हैं जिसका जिक्र संविधान में नहीं है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन आपसे पूछे पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी, यहाँ पे लिख लेते हैं, गुलजारी लाल नंदा, ये योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे इसमें क्या इंप्रूव करना चाहिए। और आप लोग खुश रहिए, खूब पढ़ते रहिए और बड़ों का सम्मान करते रहिए। धन्यवाद।